हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक जीके क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, लाइक गया बाढ़ में, कमेंट गया तेल लेने, जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि इसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में आ रहा है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ज्ञान का सम्मान करना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना एंड ऑप्शन डी है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। बताइए जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना। ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसके बारे में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता चल गया कि ये जो है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। यहाँ पर नहीं की बात चल रही है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी वेग एंड ऑप्शन सी बल और चौथा ऑप्शन है आपके पास आयतन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है आयतन। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूं कि आयतन एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें केवल परिणाम का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, और दिशा का नहीं होता है। ये आपकी समझ में आ रहा है ना। और विस्थापन कोमा वेग कोमा बल सभी सदिश राशियां हैं क्योंकि इनमें परिणाम व दिशा दोनों होते हैं। ये आपके तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर एंड ऑप्शन डी है पोटेंशियोमीटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कवकों का जो अध्ययन किया जाता है वो हाइग्रोमीटर में किया जाता है। और मैं आपसे बता दूं इम्पोर्टेंट पॉइंट में, एंटोमोलॉजी के अंदर कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आर्नियोथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अंदर अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, ये आप बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो स्टार फिश का संबंध निम्न में से किससे है। जी हाँ मेरे भाइयों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। अगर आपने बी ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इकाइनोडर्मिटा। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि स्टारफिश एक तारा मछली है जो सुलचर्मी संघ का प्राणी है। ठीक है दोस्तों, और एनेलिडा संघ के प्राणी केंचुआ तथा जोंक हैं। ठीक है दोस्तों, एनेलिडा संघ के जो प्राणी हैं वो केंचुआ तथा जोंक हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना। और ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी में ये रेशम के कीट तथा मधुमक्खी आते हैं। ऑर्थोपोडा में रेशम के कीट और मधुमक्खी दोनों आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए संसद है, ऑप्शन बी जनता है, ऑप्शन सी संविधान है एंड ऑप्शन डी है आपके सामने राज्यसभा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फिर से ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है जनता। तो दोस्तों, जनता राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता देता हूँ कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो होता है वो जनता होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारत एक संविधान उद्देशिका में कहता है कि हम भारत के लोग
भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट सीधा सीधा बोल दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों एग्जाम के अंदर ये बार बार आपसे यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए आप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है BN राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत ने WTO की सदस्यता कब ग्रहण की? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए सवाल पर। ठीक है, चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1991 एंड ऑप्शन डी है 1994। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 1995। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा देता हूँ। देखो दोस्तों, भारत द्वारा WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता 1 जनवरी 1995 को में ग्रहण की गई थी। ठीक है दोस्तों, और 1994 में सेवा कर को पहली बार पेश किया गया था। अभी मैंने आपसे ऑप्शन में पूछा था ना। और 1991 में उदारीकरण, कॉमन निजीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में न्यूनतम विमुद्रीकरण कब किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1978, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 1946 एंड ऑप्शन डी है आपके सामने 2005। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो 2016 में न्यूनतम विमुद्रीकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, और विमुद्रीकरण क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप समझिए कि 8 नवंबर 2016 को भारत द्वारा 500 एवं 1000 के नोटों का चलने से बाहर कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अर्थात विमुद्रीकरण कर दिया गया था। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि विमुद्रीकरण क्या होता है। ये सवाल आपको घुमाने की वजह से दिया था विमुद्रीकरण, सिर्फ ये सवाल को घुमाया था। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें कुछ नहीं है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा हिमंद उत्तराखंड में स्थित नहीं है? दोस्तों एग्जाम के अंदर ज़्यादातर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC JD के अंदर हो या पुलिस के अंदर हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, उसके अंदर स्थित नहीं है, नहीं के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ मेरे भाइयों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है बुलर झील, ऑप्शन सी है लोकटक झील एंड ऑप्शन डी है सांबर झील। और दोस्तों इसे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए सारी झीलें क्लियर कराऊंगा। आप बताइए बस इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है बुलर झील। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता दूं कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। ठीक है दोस्तों, यह जम्मू एंड कश्मीर में बांदीपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं चिल्का झील की। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अनूप झील है। ठीक है दोस्तों, ये भारत की तो सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अनूप झील है। बात कर लेते हैं लोकटक झील के बारे में, तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है ये। कौन सी? लोकटक झील। इस झील को तैरती वनस्पतियों के कारण इसको तैरती झील भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं अब सांबर झील की। सांबर झील भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के पास देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की अर्थात लवण जल की झील है। यह नमक का सबसे बड़ा स्रोत भी है। ठीक है दोस्तों, ये नमक का सबसे बड़ा स्रोत भी है, और इस झील से नमक उत्पादन हेतु सांभर नमक परियोजना भी चलाई जा रही है। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैटूर बांध
आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोमती एंड ऑप्शन डी है गंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है और मैटूर बांध भारत के बड़े बांधों में से एक है जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है मेरे भाइयों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? जी हाँ मेरे भाइयों, अगर आपके सामने है 4 ऑप्शन, जल्दी से बताइए। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है सरयू नदी। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता दूं कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है और घाघरा, सरजू तथा शारदा इस नदी के अन्य नाम हैं। ठीक है दोस्तों, और यह नदी भारत यानी कि उत्तराखंड राज्य और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, बताइए जल्दी से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सुना है ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इतिहास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जी हाँ मेरे भाइयों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है गिरिब्रिज यानी कि राजगृह। ठीक है दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज थी।